open up automatically? Yeah, the answer is yes, but the strait will open up. The countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. Tomorrow, other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. Because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. Were they not demanding unconditional surrender? So why are they now speaking about negotiations? सब कुछ रुक जाएगा अगर दुनिया के इस हिस्से में 34 किलोमीटर चौड़ा समंदर का ये रास्ता महीनों तक बंद रहता है तो सब कुछ रुक जाएगा। 28 फरवरी 2026 को आसमान से आग बरसी तो किसी ने नहीं सोचा था कि इसका अंजाम इतना भयानक होगा। पूरी दुनिया की इकोनॉमी का गला घोटने का दम रखने वाला ये पानी का सबसे बड़ा रास्ता बंद हो जाएगा, जो वैसे तो बहुत संकरा है लेकिन ताकत बहुत बड़ी रखता है और पूरी दुनिया भर में इससे हड़कंप मच जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई होती है और वो वॉर जोन बन गया, मिलिट्री टोल बूथ बन गया। यहां दिखने लगा है हाइपर वॉर सिस्टम। द वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट और सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के रिसर्च के मुताबिक 2026 का यह संकट ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी में एक ऐसा भूचाल है जिसने इतिहास को दो हिस्सों में बांट दिया है। ये एक वाटरशेड मोमेंट है। इस क्राइसिस ने हॉर्मुज को ग्लोबल कॉमन्स यानी कि सबके लिए खुले इंटरनेशनल रास्ते से बदलकर अब कॉन्टेस्टेड सोवरेनिटी यानी विवादित संप्रभुता का अखाड़ा बना दिया है, जहां इंटरनेशनल कानून ने दम तोड़ दिया। अनक्लॉज यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी साफ कहता है कि दुनिया के हर कमर्शियल जहाज को यहां से ट्रांजिट पैसेज का हक है और उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। ईरान ने अनक्लॉज को खारिज कर दिया और अपना 1993 का मरीन एरियाज एक्ट लागू करने का दावा कर दिया। IRGC नेवी ने खुलेआम ऐलान किया कि ये स्ट्रेट अब कभी अपने पुराने स्टेटस में नहीं लौटेगा। अमेरिका ने अपनी समुद्री फौज खड़ी कर दी और ऐलान कर दिया कि ये स्ट्रेट पूरी दुनिया के लिए खुला हुआ है। This will be a great and brilliant day for the world because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. अमेरिका ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ईरान ने सबसे अहम समुद्री रास्ते को एक पॉलिटिकल टूल बना दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट को ग्लोबल कॉमर्स की तरह ट्रीट करना बंद कर दिया और इसे एक पॉलिटिकल फिल्टरिंग मशीन बना दिया। अमेरिका भी पहरेदारी करने लगा और इस स्ट्रेट खुद में एक वॉर जोन बन गया। काइनेटिक और कूटनीतिक वॉर में अमेरिका जम नहीं सका तो हॉर्मुज स्ट्रेट को सैन्य ताकत से खुलवाने की उसकी कोशिश ऐसे दिखने लगी जैसे वो इस रीजन में कार्टर डॉक्ट्रिन को सख्ती से लागू कर रहा हो। 1980 के दशक में कोल्ड वॉर के वक्त तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने ऐलान किया था कि पर्शियन गल्फ के तेल और वहां के समंदर पर अगर किसी भी बाहरी देश ने कब्जा करने की कोशिश की तो अमेरिका इसे सीधे अपनी सुरक्षा और अपने वजूद पर हमला मानेगा और अमेरिका इसका जवाब पूरी मिलिट्री ताकत से देगा। इसी को कार्टर डॉक्ट्रिन कहते हैं। द बेलिजरेंट स्ट्रेट रिपोर्ट का दावा है
कि 1980 से लेकर 2025 तक कार्टर डॉक्ट्रिन एक रिएक्टिव शील्ड की तरह काम करता रहा। और जब ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अपना टोल बूथ बना लिया तो अमेरिका ने इसे अपनी बेइज्जती की तरह लिया और फुल नेवल ब्लॉकेड का ऐलान कर दिया, जिसे एक्सक्लूजनरी हेजेमनी कहा गया। मतलब है कि अमेरिका ने सिर्फ हॉर्मुज खुलवाने के लिए दम नहीं लगाया, बल्कि चुन चुन कर दुश्मनों को इस समंदर से बाहर करने लगा। यानी कार्टर डॉक्ट्रिन अब वॉर मशीन में तब्दील हो चुका है, क्योंकि इस जंग ने बता दिया कि अब सिर्फ मिसाइलों, ड्रोन्स और वॉरशिप की लड़ाई नहीं है, अब जंग है सिस्टम की, जंग है कंट्रोल की। और इससे सबक मिला है कि दुनिया की सांसें हॉर्मुज जैसे एक स्ट्रेट में फंस सकती है। ऐसे में लोग सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर समंदर का असली मालिक कौन है? क्या इंटरनेशनल कानून सिर्फ कागजों पर लिखे हैं, उनके कोई मायने नहीं है? क्या अब सैन्य ताकत के बल पर ही ये दुनिया चलेगी? क्या भारत, दक्षिण कोरिया, जापान जैसे देशों को नए एनर्जी रूट्स बनाने होंगे? क्या तेल का जस्ट इन टाइम डिलीवरी मॉडल अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? क्या अब नया दौर एनर्जी सोवरेनिटी का है, यानी अपने एनर्जी बैकअप का? क्योंकि कोई भी देश हॉर्मुज जैसी एक पतली सी पानी की पट्टी को बंद करके अपनी इकोनॉमी को रातों रात बर्बाद कर सकता है। ये 2026 का स्ट्रेटेजिक रप्चर है। हॉर्मुज स्ट्रेट अब सिर्फ एक भौगोलिक रास्ता नहीं रहा, ये एक जीता जागता कुरुक्षेत्र है, जहां दुनिया के सबसे बड़े पावर गेम खेले जा रहे हैं। पश्चिम एशिया की जंग समंदर में नाकेबंदी की हद तक पहुंच गई, लेकिन जो खतरा पैदा हुआ वो सिर्फ समंदर के ऊपर नहीं, बल्कि समंदर की तलहटी तक है। और एक खतरा इतना बड़ा है कि दुनिया ही बिखर जाए। हॉर्मुज स्ट्रेट का वॉर जोन बनना सिर्फ तेल, गैस की कीमतों और शेयर बाजार में उथल पुथल तक सीमित नहीं है, क्योंकि दुनिया के इस हिस्से में जंग का मतलब है खतरा। जी हां, खतरा डिजिटल ब्लैकआउट का, यानी कि इंटरनेट, मोबाइल, नेटवर्क, डिजिटल सर्विसेज सब अचानक एक दिन में ठप। एक गलती और सब कुछ बंद हो सकता है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर रेड सी और अरब सागर के गहरे पानी में हमारे हर एक सिस्टम की नसें गुजरती हैं। और अगर इन नसों यानी समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट की कांच और स्टील की तारों को नुकसान पहुंचा तो समझो सब बंद। क्योंकि इंटरनेट की इन तारों की मोटाई आपके लॉन में बिछी पानी की पाइप से भी पतली है, और इन तारों को सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल कहते हैं। इन तारों के बहुत अहम रूट पश्चिम एशिया के आसपास से गुजरते हैं, जिसमें सबसे पहले है रेड सी। अफ्रीका और पश्चिम एशिया के बीच एक लंबा समुद्री रास्ता है। इसके एक तरफ मिस्र, सूडान, इरिट्रिया है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब और यमन है। ये रूट इंटरनेट की तारों को कनेक्ट करने वाला सबसे बिजी रूट है। और इजराइल के साथ चल रहे संघर्ष के दौरान यमन में मौजूद हूथी विद्रोहियों के लगातार हो रहे हमलों से कई जहाज तबाह हुए हैं। तबाही के बीच ही घिरा है पर्शियन गल्फ। ये डिजिटल तारों और तेल दोनों के लिए बहुत अहम हब है। यहाँ यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक जैसे देशों की इंटरनेट लाइफलाइन गुजरती है। तीसरा और सबसे अहम रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज में ईरान पहले ही जहाजों के लिए नाकेबंदी कर माइंस बिछा चुका है। ये सकरा रास्ता है, लेकिन अगर यहाँ कुछ हुआ तो सबसे पहले गल्फ देश डिजिटल आइसोलेशन में जाएंगे और उसका असर धीरे धीरे दुनिया तक पहुंचेगा। 2026 के इस खौफनाक संकट ने हमारी दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी को सबके सामने लाकर रख दिया है। द बेलिजरेंट स्ट्रेट की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल कॉग्निटिव वेब के पूरी तरह से टूट जाने पर दुनिया बिना डेटा के एक सेकंड भी नहीं चल सकती। वहीं बेनोरी, जो एक एनालिटिक्स फर्म है, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहती है कि अरब के पास का समंदर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे घना टेलीकम्युनिकेशन चोक पॉइंट। इन पतली तारों के अंदर अल्फा क्लाउड दुनिया भर के वाइटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, शेयर बाजार का डेटा, मिलिट्री कम्युनिकेशंस और विशाल क्लाउड कंप्यूटिंग का डेटा है।
और जब एक बड़ा जहाज मिसाइल का शिकार होकर सी बेड तक पहुंचता है तो वो अपने साथ इन नाजुक इंटरनेट केबल्स को भी कुचल देता है। कमर्शियल जहाज अपनी जान बचाने के लिए अचानक अपने भारी भरकम एंकर समंदर में गिराते हैं और उन्हें घसीटते हुए जहाज की स्पीड कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो वो एंकर समंदर के नीचे बिछे इंटरनेट केबल्स को ऐसे काट देते हैं जैसे कैंची से कोई धागा काटा गया हो। अब सोचिए अगर रेड सी, पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में यही हुआ तो पश्चिम एशिया, एशिया और यूरोप के कई देशों में इंटरनेट बंद हो सकता है। क्लाउड सर्विस और बड़ी टेक कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा। शेयर बाजार के एल्गोरिदम ट्रेडिंग पर असर पड़ेगा, जिसमें 1 मिलीसेकंड की देरी भी हुई तो करोड़ों रुपए डूब जाएंगे। और अगर एशिया और यूरोप की केबल पूरी तरह 30 दिन तक बाधित रही तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन 10 से 15 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। और अगर इन तारों को नुकसान हुआ तो ठीक करने में भारी भरकम खर्च और लंबा वक्त लग सकता है। किसी एक सबमरीन केबल को ठीक करने में औसतन $1 मिलियन से $3 मिलियन यानी कि लगभग 8 करोड़ से 25 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है। गहरे समुद्र में इन तारों को ठीक करने में 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है, जिसे पश्चिमी अफ्रीका के तट पर हाल ही में ऐसी ही 4 केबल्स कटी थी तो उनके मरम्मत का कुल खर्च $8 मिलियन तक आया था। पश्चिम एशिया में चल रही सीबेड वॉरफेयर में गोलियां तो नहीं चल रही, लेकिन इस इलाके के वॉर जोन में बदलने से दुनिया की आवाज बंद हो सकती है, सांसें थम सकती हैं और ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब दुनिया एक दूसरे से कट जाए। यानी ऐसे हालात बन सकते हैं जिससे दुनिया में सन्नाटा छा सकता है। जंग के लिए हम मिसाइल, फाइटर जेट्स और बम बनाते हैं, सोचते हैं कि आसमान से आग बरसेगी और तबाही मचेगी। लेकिन हॉर्मुज संकट ने वो आईना दिखाया जिससे मिलिट्री जनरल्स के पसीने छूट गए। एक ऐसा हथियार जो आवाज नहीं करता, खून नहीं बहाता, रेडार में तो बिल्कुल नहीं दिखता, लेकिन हमला ऐसा कि सुपर पावर को घुटने पर आना पड़ा। दुनिया ने उस हथियार का रिपल इफेक्ट देखा है जो दुनिया के कमर्शियल सिस्टम का गला घोंट सकता है। ईरान को पता था कि वो सैन्य शक्ति से तो ज्यादा दिन तक लड़ नहीं पाएगा, लिहाजा उस हथियार का इस्तेमाल करो जो परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक हो और जिसको लॉन्च तो ईरान करेगा, लेकिन अमेरिका को चोट दुनिया का हर एक देश देगा। ये है द इंश्योरेंस वेपन। ये कोई आम मिलिट्री ब्लॉकेट नहीं था, ये एक सिस्टमैटिक इकोनॉमिक पैरालिसिस था जिसने पूरी दुनिया के ट्रेड को लकवा मार दिया। इर्रेगुलर वॉरफेयर इनिशिएटिव की एक बेहद चौंकाने वाली इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के हॉर्मुज संकट का असली मैकेनिज्म मिलिट्री नहीं था बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव था। ईरान ने दुनिया भर के कमर्शियल रिस्क लॉजिक को एक हथियार में बदल दिया। ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट में अपने जंगी जहाज भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा खौफ पैदा किया गया कि दुनिया के इंश्योरेंस मार्केट ने हॉर्मुज पर ताला लगा दिया। समझिए कि ये कैसे हुआ। दरअसल दुनिया का कोई भी कमर्शियल जहाज बिना 3 तरह के इंश्योरेंस के समंदर में 1 इंच भी नहीं खिसक सकता। पहला, हल एंड मशीनरी कवरेज, दूसरा प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी कवरेज और तीसरा एडिशनल वॉर रिस्क प्रीमियम। ये कोई पसंद या चॉइस की बात नहीं, ये दुनिया के शिपिंग सिस्टम का एक सख्त गेटिंग फंक्शन है। इसके बिना कोई भी पोर्ट जहाज को एंट्री नहीं देता, कोई बैंक कार्गो को फाइनेंस नहीं करता और कोई भी कंपनी जहाज को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती। रूल बहुत सिंपल है, अगर इंश्योरेंस है तो जहाज चलेगा, नहीं तो नहीं, जैसे हमारी गाड़ियां होती। जैसे ही 28 फरवरी को तेहरान में हमला हुआ, अरेबियन गल्फ और ओमान, कुवैत, बहरीन, कतर के समुद्री इलाकों को कॉन्फ्लिक्ट जोन घोषित कर दिया गया। यह कागजी फरमान किसी भी मिसाइल से ज्यादा भयानक था। इर्रेगुलर वॉरफेयर इनिशिएटिव की रिपोर्ट का दावा है कि दुनिया के सबसे बड़े
P&I क्लब्स ने रातों रात 72 घंटे का नोटिस जारी करके जहाजों का मौजूदा वॉर रिस्क कवर कैंसिल कर दिया। जो इंश्योरेंस $25,000 प्रति साल का था, उसे अचानक $30,000 प्रति सप्ताह कर दिया। यानी इंश्योरेंस के रेट 60 गुना तक बढ़ा दिए गए। हॉर्मुज से गुजरने वाला वॉर रिस्क प्रीमियम EWRP जहाज की कुल कीमत के 0.2% से उछल करके सीधे 1% पर पहुंच गया। इसका मतलब था कि एक बड़े कच्चे तेल के जहाज को सिर्फ हॉर्मुज पार करने के लिए ही $8 लाख से लेकर $1.5 मिलियन तक का एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ रहा था। ये कमर्शियल सुसाइड था। दुनिया की कोई भी शिपिंग कंपनी इतना भारी नुकसान उठाकर अपना जहाज वहां नहीं भेज सकती थी। नतीजा, सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS और विंडवर्ड के मैरीटाइम इंटेलिजेंस डेटा के मुताबिक कुछ ही घंटों में हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकर्स का ट्रैफिक 80 से 90% तक गिर गया। यह ऐसा रिपल इफेक्ट था जिस पर डोनाल्ड ट्रंप का सुरक्षा देने वाला भरोसा भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम तो था ही, उसे गोली से उड़ाना नामुमकिन था। ईरान ने इसी कमर्शियल लॉजिक को हैक कर लिया था। ये एक ऐसा वॉरफेयर था जिसके जरिए ग्लोबल सिस्टम ने खुद ब खुद अपने पहिए जाम कर लिए। इस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉकेड ने जो रिपल इफेक्ट पैदा किया, वो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। तेल गैस की सप्लाई रुक गई, दुनिया भर के मार्केट क्रैश होने लगे। फर्टिलाइजर की सप्लाई रुक गई, दुनिया में प्रोडक्शन थमने लगा। IGF-MR की रिपोर्ट एक और भयानक खतरे की तरफ इशारा करती है, जिसे थर्ड ऑर्डर रिपल इफेक्ट या फर्टिलाइजर LNG पैराडॉक्स कहा गया। कतर से गैस सप्लाई रुकते ही दुनिया में यूरिया का प्रोडक्शन 40% तक क्रैश कर गया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि साउथ एशिया में फसलों की पैदावार 15 से 20% तक गिर सकती है, जिससे 2026 के अंत तक एक भयंकर ग्लोबल फूड क्राइसिस पैदा हो सकता है। हॉर्मुज बंद करने या टोल टैक्स से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना उस खतरे के डर से है जो ऑटोमेटिकली दुनिया की इकोनॉमी का गला घोंटने की ताकत रखता है। इसीलिए दुनिया दूसरे रास्ते तलाशने में जुट गई। हॉर्मुज के रिपल इफेक्ट ने दिखाया कि एक ट्रैप है और इससे निकलने का रास्ता देखना होगा। कोई बैकडोर, कोई काउंटर बाईपास। अगर समंदर का सीधा रास्ता बंद है तो दो रास्ते हैं, समंदर में दूसरा रास्ता ढूंढना या समंदर को पीछे छोड़कर जमीन के रास्ते नया रूट बनाओ। फ्यूचर की यही तैयारी है। अरब देशों के राजा यानी गल्फ मोनार्कीज को हमेशा से इस दिन का डर था। उन्हें दशकों से पता था कि एक ना एक दिन ईरान हॉर्मुज जंग का एपिसेंटर बनेगा, और जब आपके देश की पूरी इकोनॉमी सिर्फ तेल बेचने पर टिकी हो तो आप अपने सबसे बड़े दुश्मन के रहमो करम पर जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए सऊदी अरब और UAE ने सालों पहले एक मास्टर प्लान पर काम शुरू कर दिया था, एक जियोग्राफिकल बाईपास। अटलांटिक काउंसिल का ऑपरेशन ओवरफ्लो। अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और गल्फ देशों ने हॉर्मुज को पश्चिम की तरफ से बाईपास करने की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई है। सऊदी अरब ने 1200 मील लंबी एक विशाल पाइपलाइन बिछाई, ईस्ट वेस्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन, जो कि हॉर्मुज को बाईपास करती है और रेड सी में तेल सप्लाई का रास्ता खोलती है। ठीक इसी तरह UAE ने भी एक बाईपास बनाया, हबशान फुजैरा पाइपलाइन। ये पाइपलाइन हॉर्मुज को पूरी तरह बाईपास करते हुए सीधे गल्फ ऑफ ओमान में खुलती है, लेकिन इस बाईपास की पोल खुल गई। हॉर्मुज स्ट्रेट से हर दिन 20 करोड़ से 2 करोड़ 10 लाख बैरल तेल गुजरता है, लेकिन सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन पूरी ताकत लगा दे तो भी सिर्फ 50 से 70 लाख बैरल तेल ही पास कर सकती है। वहीं UAE की पाइपलाइन मुश्किल से 15 लाख बैरल तेल ही निकाल सकती है, यानी अभी भी आधे से ज्यादा तेल अरब देशों में फंसा रह जाता है।
लाल सागर से तेल निकालने की कोशिश में ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों से सामना करना होगा। और ईरान ने यूएई के फुजैरा पोर्ट पर पहले ही ड्रोन स्ट्राइक कर दी थी, यानी एक भयंकर चक्रव्यूह सा बन गया है यहां। कहने का ये मतलब कि ये बाईपास फेल है तो रास्ता बचता है कि दशकों पुराने केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के रूट को अपनाया जाए, यानी पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर अमेरिका तेल की सप्लाई दक्षिण एशिया में करे। लेकिन अफ्रीका का चक्कर लगाने में 3,500 समुद्री मील और 10 से 14 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। और इससे न सिर्फ तेल और लॉजिस्टिक का खर्च हर जहाज पर 8 करोड़ रुपए तक बढ़ जाता है, बल्कि जस्ट इन टाइम डिलीवरी नहीं होती तो बाजार में कमी रहती है और कीमतें ज्यादा हो जाती हैं। हॉर्मुज का कोई आसान बाईपास नहीं है, लेकिन रूस अपना तेल एक मल्टी मॉडल रास्ते से दक्षिण एशिया तक पहुंचा सकता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC 7,200 किलोमीटर लंबा समंदर, रेल और सड़क का रास्ता रूस से कैस्पियन सागर होते हुए ईरान के उत्तरी हिस्से तक पहुंचा। फिर रेल नेटवर्क से ईरान के दक्षिणी बंदरगाह बंदर अब्बास या चाबार तक, यानी हॉर्मुज को बाईपास करके भारत तक का रास्ता बनता और बाकी एशिया के लिए भी यही होता। वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक रिव्यू की मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध के बीच INSTC पर ट्रैफिक बढ़ा है। इस बीच में भारत ने इस खतरे को भांपते हुए एक बेहद अग्रेसिव और खामोश रणनीति अपनाई। भारत ने एक झटके में अपने तेल की सप्लाई चेन को पूरी दुनिया में फैला दिया। हॉर्मुज बंद था, कोई बात नहीं, भारत ने समंदर का पूरा नक्शा ही पलट दिया। द इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यानी IJFMR और द हिंदू बिजनेस लाइन की रिसर्च रिपोर्ट का दावा है कि भारत ने तुरंत एक जियोपॉलिटिकल स्विंग लिया। जब हॉर्मुज से गल्फ का तेल आना बंद हुआ तो भारतीय रिफाइनरियों ने अटलांटिक बेसिन की तरफ रुख किया। भारत ने रातों रात वेस्ट अफ्रीका के देशों नाइजीरिया, अंगोला और गैबॉन से लाइट स्टीव क्रूड खरीदना शुरू कर दिया। अफ्रीका से आने वाले जहाजों को हॉर्मुज के खतरे से होकर गुजरने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन भारत का सबसे बड़ा दांव अभी बाकी था, प्रशांत महासागर और रूस का रूट। जब गल्फ के देश तेल भेजने में बेबस हो गए, तब भारत ने रूस के साथ अपनी पार्टनरशिप को ढाल बनाया। द मॉस्को टाइम्स और IJFMR की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने रूस का तेल सीधे पैसिफिक रूट और आर्कटिक होते हुए मंगाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, भारत ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक स्ट्रेटेजिक बाईपास की तरह इस्तेमाल करने पर जोर दिया। ये प्लान था समंदर को रेल की पटरियों से हराने का। इसे एक काइनेटिक प्रूफ लैंड ब्रिज कहा जा रहा है। हालांकि इतिहास गवाह है कि हॉर्मुज पहले भी जंग का समंदर बना है। हॉर्मुज के पास फारस के खाड़ी में समंदर की हर बूंद में 500 साल का खून मिला हुआ है। जो आज हो रहा है वो एक ऐसा इतिहास है जो खुद को बार बार और हर बार ज्यादा खौफनाक तरीके से दोहरा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट 500 सालों से दुनिया के सबसे बड़े पा गेम का अखाड़ा रहा है। सन 1507 में पुर्तगालियों ने जब हॉर्मुज पर कब्जा किया तो एक किला बनाकर एक कस्कट हाउस खोला, जिसका मकसद था मसालों के जहाजों से पैसा वसूलना। और इसी टैक्स सिस्टम से शुरुआत हुई हॉर्मुज पर कंट्रोल की। 1662 में पर्शिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों पर हमला कर हॉर्मुज पर कंट्रोल करने के लिए पहली बड़ी लड़ाई लड़ी और पुर्तगालियों को हॉर्मुज से बाहर खदेड़ दिया। लेकिन अंग्रेज घुसपैठ कर चुके थे। लेकिन सन 1908 में जब तेल की खोज हुई तो मुसीबत और बढ़ गई। अंग्रेजों ने हॉर्मुज पर नजर गड़ा ली और एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी ने 1933 में एक तरफा डील करके ईरान के तेल एक्सपोर्ट पर पूरा कब्जा कर लिया। हालांकि 1951 में ईरान ने आबादान ऑयल रिफाइनरी का राष्ट्रीयकरण किया। इसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अंपायर ने आबादान पोर्ट को ब्लॉक किया और ईरान युद्ध में घिर गया। 1953 में सत्ता बदलने के लिए जंग हुई।
1979 में इस्लामिक क्रांति और फिर 1984 में ईरान इराक जंग और उसके बाद 2026 में इजराइल यूएस के अटैक के बाद होर्मुज जंग का केंद्र बना। जंग एक तरफ है, लेकिन जहन में सवाल ये भी आता है कि होर्मुज को यह नाम कहां से मिला और यहाँ के कुछ बीच ब्लड बीच क्यों कहलाते हैं। जब पुर्तगाली यहाँ आए तो इस द्वीप को खजूर का टापू कहा गया। फिर शक्ति और रोशनी के देवता के नाम अहुरा मजदा के नाम पर होर्मुज नाम रखा गया। ये द्वीप हैरत अंगेज बीचों का खजाना है और यहाँ पर रेड बीच है, जहाँ आयरन ऑक्साइड की वजह से पानी खून जैसा लाल दिखता है। इसे रूबी रेड बीच भी कहते हैं। यहाँ गोल्डन बीच जो धातु के कणों के कारण धूप में सोने की तरह चमकता है। और यहाँ है रेनबो वैली। यहाँ पाए जाने वाले 70 से ज्यादा मिनरल्स की वजह से यहाँ की जमीन कई रंगों की दिखती है। यानी होर्मुज पर्यटन के लिए भी बहुत खास है और पूरी दुनिया से सैलानी यहाँ नेचर की खूबसूरती को नजदीक से देखने आते हैं। लेकिन 2026 की जंग ने होर्मुज के इस पहलू को भी आग में झोंक दिया। – 2026 के हॉर्मुज क्राइसिस ने दुनिया के पास सेंटर को शिफ्ट करने का खेल शुरू कर दिया है। जब भी अस्तित्व पर संकट आता है, इंसान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है और इस बार जो रास्ते तलाशे गए हैं वो नए वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म दे रहे हैं। और ये जंग जारी रहे या खत्म हो जाए, ये तो तय है कि भविष्य की दुनिया बदलने वाली है।